गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिर से अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया आज हम लोग उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने कॉमन रूट्स के बारे में कहा कि भाई कॉमन रूट्स क्या होता है, और हम लोगों ने एक कंडीशन भी फाइंड आउट की थी कि कॉमन रूट्स के लिए क्या कंडीशन मिलनी चाहिए। आज बच्चों हम लोग कॉमन रूट्स पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन आपको थोड़ा और क्लियरिटी आएगी कि हाँ यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे वो कैसे मिलने चाहिए। ठीक है, तो कॉमन रूट्स पे हम लोग बेसिकली जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो किस टाइप के होने चाहिए वो अगर हम देखें तो हमारे पास एक क्वेश्चन यहां पर है। जैसे देखो, मान लो हम लोग को दिया गया है कि हमारे पास दो क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर 3x माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड हैव ए कॉमन रूट। ध्यान से देखना यहां पर स्टेटमेंट क्या लिखा है, यहां पर लिखा है हैव ए कॉमन रूट, यानी उनके बीच क्या है भाई, एक कॉमन रूट है। ठीक है, तो हम लोग को फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड द कॉमन रूट्स, यानी कि आपको ये बताना है कि यहां पर ए की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए दोनों क्वाड्रेटिक में कॉमन रूट्स होंगी, और साथ ही साथ हमें वो कॉमन रूट की वैल्यू भी बतानी है। तो बच्चों ये क्वेश्चन को आप चाहो तो जैसे मैंने लास्ट क्लास में प्रूफ करके आपको बताया कि कंडीशन क्या आती है, आप उस तरह से सॉल्व कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कंडीशन में पुट अप करके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको यहां पर, ठीक है, जो सॉल्व करने का तरीका है मैं यहां पर आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको दिखा रहा हूं कि जैसे हमने जो डेरिवेशंस किया और जो डेरिवेशंस हमारे पास आई थी हम उसी के थ्रू कैसे इस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने देखा कि भाई हमारे पास मान लेते हैं कि जो अल्फा है वो कॉमन रूट है दोनों क्वाड्रेटिक के लिए। ठीक है ना, तो अगर अल्फा इसका रूट है और इसका रूट है तो डेफिनेटली अल्फा दोनों को सेटिस्फाई करेगी, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस 4a अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। सिमिलर वे से हम लोग का जो है अल्फा सेकंड का भी रूट है, तो ये 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3a अल्फा माइनस 9 इक्वल टू 0। अब हमें करना क्या है ना कि दोनों को, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है और अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे हम लोगों ने कंडीशन में बताया था कि पहले हम अल्फा निकालते हैं, तो यहां भी आपको बस यही करना है कि सबसे पहले एक काम ये करेंगे कि हम दोनों को सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है भाई बच्चों, बहुत ही सिंपल सा काम है। अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट करना है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को बताया अल्फा स्क्वायर एलिमिनेट करना है तो इसको हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करके हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ध्यान से देखो ये हम लोग का जो कंडीशन आएगा वो हो जाएगा 8 माइनस 3 यानी 5a अल्फा। ठीक है, और ये हम लोग का 6 हो गया, 6 प्लस 9 यानी कि 15 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो बहुत ही सिंपल सी, तो यहां से ना अल्फा की जो वैल्यू आ रही है बच्चों बहुत ही सिंपल सी वैल्यू आ रही है -3/a। ठीक है, अब अगर हम लोग यहां पर ये अल्फा की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुटअप कर दे, फर्स्ट चाहे सेकंड में पुटअप कर दे, तो हम लोग को वहां से क्या मिल जाएगी, ए की वैल्यू। कभी कभी क्या होता है ना बच्चों, आप ये देखोगे फॉर्मूला के रिस्पेक्ट में अगर हम यहां पर इस तरह सॉल्व करें तो हमें ज्यादा आसानी से आंसर मिल जाते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, लेकिन कंडीशन आपको याद रखनी बच्चों, इस बात को मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो भाई अब हम करना क्या है कि अल्फा की वैल्यू को हम किसी भी क्वेश्चन में पुट करेंगे, फर्स्ट में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट अगर हम अल्फा की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ध्यान से देखो क्या आ जाएगा, -3/a का होल स्क्वायर प्लस 4a इंटू -3/a प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो भाई ध्यान से देखो हमारे पास क्या चीजें आ रही हैं, a यहां पर सिंप्लीफाई हो गया, 9/a स्क्वायर हो गया, ये हम लोग का टोटल -9 हो गया इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो a स्क्वायर इक्वल टू 1 यानी a की वैल्यू आ जाएगी +-1। यानी कि अगर हम a की वैल्यू +-1 रखेंगे तो दोनों क्वाड्रेटिक के बीच हमारा एक कॉमन रूट आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना कि a की वैल्यू अगर हम +-1 रखते हैं तभी जाकर दोनों क्वाड्रेटिक में एक रूट कॉमन होने वाली है। अब अगर आपसे कहा गया कि भाई वो कॉमन रूट की वैल्यू निकालो, बहुत ही सिंपल सा है भाई बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोगों ने यहां पर ऑलरेडी कुछ चीजें फाइंड आउट की है कि हम अल्फा और ए के बीच रिलेशन निकाल चुके हैं। अगर हम ये ए की वैल्यू को अगर हम यहां पुट कर दें, ठीक है, अगर हम यहां पुट कर दे तो डायरेक्ट अल्फा आ जाएगा, आपको कोई झंझट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो बस सिंपल सा काम क्या करना है, अब आपको यहां पर ए की एक एक करके वैल्यू पुट करनी। इफ ए इक्वल टू 1 देन ध्यान से देखो अल्फा जो आएगा वो हम लोग आ जाएगा -3/1 यानी -3। तो एक अल्फा की वैल्यू -3 हुई। एंड अगर हम लोग यहां पर ए की वैल्यू -1 रखेंगे देन अल्फा हम लोग का जो मिलने वाला है -3/-1 यानी कि 3। तो ये दो पॉसिबल वैल्यूज अल्फा की हो सकती है। तो आपके माइंड में हो सकता है कि सर आपने तो यहां दो अल्फा निकाले, इसका मतलब दो कॉमन रूट। गलत। एक्चुअल में एक ए के लिए एक ही अल्फा है, यानी कि अगर आप एक ए की वैल्यू रखोगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक के दो रूट्स आएंगे, तो वहां से आपको एक ही अल्फा मिलेगा। आप ये मत समझना कि दो अल्फा आ रहा है इसका मतलब दो कॉमन रूट। हम लोग ने क्या किया, अगर ए की वैल्यू 1 लिया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक क्वाड्रेटिक आया। अगर एक क्वाड्रेटिक आया तो वहां से कॉमन रूट जो मिल रहा है एक, वो है हम लोग का -3। अगर हम ए की वैल्यू -1 लेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो अल्फा की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 3। इस बात को क्लियरिटी रखना, ये दो कॉमन रूट नहीं है, ये अलग अलग ए के वैल्यू के लिए हम लोग का अलग अलग कॉमन रूट है। इस बात को क्लियरिटी है। तो आप ये भी सोच सकते हो कि अगर हम ए की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं तो वहां से हमें दो अगर क्वाड्रेटिक मिलते हैं तो दोनों क्वाड्रेटिक के बीच हम लोग का कॉमन रूट एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे मैं अगर ए की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये दो अलग क्वाड्रेटिक मिलेंगे, है ना। ए की वैल्यू 1 से दो अलग क्वाड्रेटिक मिलेंगे तो उनके बीच एक कॉमन रूट हो सकता है। अगर ए की वैल्यू -1 रखूंगा तब भी ये दो अलग क्वाड्रेटिक मिलेंगे, उनके बीच भी एक कॉमन रूट हो सकता है। तो ये चीज हमने फाइंड आउट किया। ये मत समझना कि अल्फा की दो वैल्यू आ रही है इसका मतलब दो कॉमन रूट है, ठीक है। इसको बिल्कुल क्लियर रखना है। तो देखो कितनी आसानी से हम लोगों ने इस चीज को फाइंड आउट किया कि भाई हम लोग को अगर कॉमन रूट निकालना है या ए की वैल्यू, तो हम बिल्कुल सिंपल तरीके से भी सॉल्व करके आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड अप्रोच आप लोग खुद अप्लाई कर सकते हो, जहां पर हम लोग A1, B1, C1 और A2, B2, C2 की वैल्यू जो है वो निकाल कर हम लोग कंडीशन पुटअप करेंगे और A की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हो अनदर मैथड से, यानी फॉर्मूला से। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो मैं ले रहा हूं वो भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। जैसे मैंने बार बार कहा कि हम लोग बीच बीच लेक्चर में एक अच्छे प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं और ये प्रॉब्लम कुछ ना कुछ अलग कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे। तो बच्चों एक बार फिर से मैं आपको एक अच्छी प्रॉब्लम यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं। वो प्रॉब्लम ये कह रहा है कि अगर मान लो हम लोग के पास बच्चों दो क्वाड्रेटिक है, ठीक है, ये दो क्वाड्रेटिक है। अगर मैंने कहा कि ये क्वाड्रेटिक और अगर हम लोग ये क्वाड्रेटिक अगर लेते हैं, ठीक है, अगर हम ये दो क्वाड्रेटिक ले रहे हैं और हम लोगों ने कहा कि ये दो क्वाड्रेटिक के लिए हमें दिया गया है कि b की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी जिसके लिए हम लोग ये दोनों क्वाड्रेटिक में एक कॉमन रूट होनी चाहिए। तो हम लोग यहां पर कॉमन रूट के लिए अगर एक क्वाड्रेटिक होना चाहिए तो b की पॉसिबल वैल्यू क्या हो, ठीक है। तो अब हम यहां पर ये देखने जा रहे हैं कि भाई ये आखिर किस टाइप का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आप सोचोगे सर इसमें कुछ खास क्या है। तो यहां पर सबसे पहले तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि जो भी दो क्वाड्रेटिक मैंने दिया ना बच्चों, उसके कोफिशिएंट अगर आप ऑब्जर्व करो 1988, 8891, ये कोई सिंपल सा तो कोफिशिएंट नहीं दिख रहा है। ये ऐसे कोफिशिएंट है जिसके सॉल्व तो किया नहीं जा सकता। एक बात ध्यान रखना, ये सॉल्व आप आसानी से नहीं कर पाओगे। तो अब क्वेश्चन उठता है कि भाई सर तब किस तरह से सॉल्व किया जाए। तो फिर हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए कुछ अलग तरीके से सोचते। अगर मैं यहां दो क्वाड्रेटिक लिख रहा हूं, दोनों क्वाड्रेटिक 1988 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 8891 इक्वल टू 0 और सेकेंड क्वाड्रेटिक है 8891 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1988। अगर आप दोनों क्वाड्रेटिक को ना बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो तो कुछ चीज आपको मिलने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से देखना। एक्चुअल में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना और जो कांस्टेंट है वो आपस में इंटरचेंज हो रहा है। ध्यान से देखो 1988 यहां चला गया, 8891 यहां गया। क्या चीज हो रहा है, आपस में ए और सी के बीच का कोफिशिएंट इंटरचेंज हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूं एक चीज बहुत ही सिंपल सा है कि जब भी हम दो क्वाड्रेटिक में ये चीज ऑब्जर्व करते हैं ना तो वो हम लोग के माइंड में ये आता है कि अगर
ये कंडीशन होती कब है कि जब ए और सी आपस में इंटरचेंज करते हैं। तो ये बच्चों कंडीशन तब आती है जब अगर इस क्वाड्रेटिक का रूट अगर हम अल्फा मान ले, ठीक है, अगर अल्फा मान ले तो इस क्वाड्रेटिक का रूट 1/अल्फा हो, तभी ये पॉसिबल है। क्योंकि अगर मैं आपको यहां पर करके दिखा रहा हूं, ठीक से देखना आप, जैसे मैंने कहा कि भाई हम लोग इस क्वाड्रेटिक से इस क्वाड्रेटिक जाएंगे, कैसे जाएंगे, तो मैंने कहा इसका रूट अल्फा है, तो इसका मतलब 1988 अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस 8891 इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान से देखना। अब मैंने कहा कि अगर मान लो मैंने इसी को जो रूट था अल्फा उसको मैंने चेंज किया 1/अल्फा से, ठीक है, तो देखो ये इक्वेशन क्या बनेगा, 1988 1/अल्फा स्क्वायर प्लस b/अल्फा प्लस 8891 इक्वल टू 0। अब एलसीएम लो जरा, जैसे ही एलसीएम लोगे तो 1988 प्लस बी अल्फा प्लस 8891 इंटू अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0 आ रहा है। ध्यान से देख रहे हो ये चीज चेंज कि भाई क्यों आखिर में ये इक्वेशन इसमें चेंज हुआ, एक ही वजह से चेंज हुआ, जब हम लोग का ये कंडीशन आया कि एक का रूट अगर अल्फा है तो दूसरे का रूट 1/अल्फा। अब अगर मैंने आपसे कहा कि दोनों में कॉमन रूट है भाई, तो दोनों में अगर कॉमन रूट है इसका मतलब अगर हम यहां पर अल्फा को 1/अल्फा मानेंगे तभी ना दोनों इक्वेशन बराबर होंगे। कॉमन रूट का क्या मतलब होता है पहले समझो। कॉमन रूट का मतलब होता है कि अगर अल्फा इसका रूट है तो इसका भी होगा, ठीक। लेकिन हमने ऑब्जर्व किया कि आखिर ये दो इक्वेशन जो है कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है कि इसका रूट अगर अल्फा है तो इसका रूट जो सेकंड वाला है इसका रूट 1/अल्फा रहा है। इसका मतलब हमने ये ऑब्जर्व किया कि भाई ये चीजें भी कॉन्साइड आपका तब करेंगी जब अल्फा जो है 1/अल्फा के बराबर होगा, यानी कि ये चीजें तब आएंगी जब अल्फा इक्वल टू 1/अल्फा होगा। इतना अच्छा ये क्वेश्चन है, आप समझोगे नहीं, इसमें इतना अच्छा कॉन्सेप्ट यूज किया है हम लोगों ने। वो कॉन्सेप्ट आपको कुछ अलग चीज हमेशा सिखा रहा है कि भाई सोचो कि ये दोनों इक्वेशन कैसे बराबर हो पाएंगे जब अल्फा इक्वल टू 1/अल्फा होगा, सिंपल सी बात है। और यहां से हम लोग को अल्फा की जो वैल्यू आएगी अल्फा स्क्वायर 1, यानी अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस, ठीक है। अब अल्फा की हम लोग को वैल्यू क्या मिल रही है, प्लस माइनस 1। तो अब आपके माइंड में आएगा कि सर क्या ये दोनों वैल्यूज हम ले सकते हैं कॉमन रूट में या नहीं। तो मैं आपको यहां पर चीजों को दिखाकर बता रहा हूं कि क्या ये दोनों होना चाहिए या नहीं। तो हम लोग सबसे पहले कंडीशन अप्लाई कर देते हैं कि इफ अल्फा इक्वल टू 1 लेते हैं, ठीक है। अगर आप अल्फा इक्वल टू 1 ले रहे हो यानी कि कॉमन रूट 1 ले रहे हो तो दोनों इक्वेशन से बी की वैल्यू सेम आती कि नहीं। अगर अल्फा इक्वल टू 1 रखने से दोनों इक्वेशन में रूट अगर सेम आ गया बच्चों, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम लोग का वो अल्फा की वैल्यू जो है कॉमन रूट बन सकता है, ठीक है। क्योंकि मैं अल्फा को कॉमन रूट मान रहा हूं, इसका मतलब अल्फा की जो भी वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा वहां से जो बी की वैल्यू निकालूंगा और अल्फा को सेकंड में पुट करके जो बी की वैल्यू निकालूंगा वो दोनों सेम आने चाहिए। अगर ये पॉसिबल है तो तभी जाकर हम कह सकते हैं कि अल्फा हम लोग का कॉमन रूट बनेगा। तो अगर हम अल्फा इक्वल टू 1 ले ले तो फर्स्ट इक्वेशन से देखो क्या आ रहा है, 1988 प्लस बी प्लस 8891 इक्वल टू 0। तो बी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, देखो जरा, बी की वैल्यू आ जाएगी 978110, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी बी की, ठीक। अब अगर हम अल्फा इक्वल टू -1 रख रहे हैं, सॉरी अल्फा इक्वल टू 1 सेकेंड इक्वेशन में पुट करो, ठीक है। हालांकि इसमें पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत आराम से दिख जाएगा कि हाँ भाई यहां पर तो हम लोग को डायरेक्ट दिख रहा है कि बी अगर हम अल्फा की वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक है, इसमें चाहे इसमें, दोनों से बी की वैल्यू आपको बिल्कुल सेम मिलने वाली है। तो अगर हम लोग सेकेंड इक्वेशन भी यूज कर ले, ठीक है, यहां पर अल्फा इक्वल टू 1 सेकेंड भी, तो ध्यान से देखो 8891 प्लस बी प्लस 1988 इक्वल टू 0, ठीक है।
तो यहां से भी बी की वैल्यू जो आ रही है ना, वो आपको बिल्कुल यहां पर क्या आ रही है, सेम आ रही है, -10879। ठीक है, आ रही है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अल्फा इक्वल टू 1 जो है दोनों के लिए कॉमन रूट बन सकता है। सिमिलर वे से हम अल्फा इक्वल टू -1 को भी चेक करेंगे कि अल्फा इक्वल टू -1 से दोनों जगह बी की वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं, क्योंकि भाई अल्फा इक्वल टू -1 से अगर आएगा तब भी हम मानेंगे कि भाई जो अल्फा इक्वल टू -1 है वो हम लोग का कॉमन रूट को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो नेक्स्ट अब हम लोग यहां पर जो है अल्फा इक्वल टू -1 जो है पुट करेंगे दोनों इक्वेशंस में, यानी फर्स्ट में भी और सेकंड में भी, और तब देखते हैं कि ये वैल्यू आ रही है कि नहीं। तो अल्फा इक्वल टू -1 पुट करते हैं। ठीक है, इफ अल्फा इक्वल टू -1 तो 1988 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस बी प्लस जो कांस्टेंट है बच्चों ये यहां पर हम लोगों ने लिया है 8891 8891 इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो b की जो वैल्यू आ रही है यहां पर, ये बिल्कुल वही वैल्यू है, सिर्फ नेगेटिव हो गया यहां पर, है ना। यहां पर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया है, यानी 10879 10879 तो यहां से भी आ रहा है। दूसरा केस ये कि अगर सेकंड में भी अगर हम अल्फा इक्वल टू -1 पुट कर दे तो 8891 -1 का होल स्क्वायर माइनस बी प्लस 1988 इक्वल टू 0। तो यहां से भी b की वैल्यू हम लोग को 10879 आ रहा है। इसका मतलब क्लियर है कि भाई हम लोग यहां पर अगर ऑब्जर्व करें तो अल्फा इक्वल टू 1 और अल्फा इक्वल टू -1 दोनों इसके रूट्स बन रहे हैं। तो यानी कि हम ये चीज कह सकते हैं कि b की जो वैल्यू मिल सकती है कॉमन रूट के लिए वो क्या मिल सकती है, हेंस b इक्वल टू प्लस माइनस 10879 हो सकता है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग यहां पर b की वैल्यू निकालते हैं। लेकिन आपने ये चीज देखा क्या कि मैंने कहीं भी कॉमन रूट का कंडीशन यूज नहीं किया। मैंने पूरे क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं बताया कि कॉमन रूट का कंडीशन यूज, मैंने एक नया अप्रोच आपको बताया कि जब भी दो क्वाड्रेटिक को बच्चों देखते हो तो अगर आपको ये चेंजेस दिखते हैं कि a की जगह c और c की जगह a चला जाता है तो आप समझ जाओ कि ये दोनों क्वाड्रेटिक में एक ट्रांसफॉर्मेशन है, वो है x का 1/x से। क्योंकि अगर एक √2 है तो दूसरा डेफिनेटली 1/2 बनेगा ही बनेगा सेकंड क्वाड्रेटिक के लिए, तभी जाकर हम लोग का सेकंड इक्वेशन बनता है। तो इसी चीज का बच्चों मैंने यहां पर यूज किया और हम लोगों ने यहां पर b की वैल्यू फाइंड आउट की। आई थिंक ये आप लोग को क्वेश्चन बहुत क्लियर हो गया होगा, और नहीं होगा तो आप लोग इसको दोबारा देखना और खुद से भी एक बार ट्राई करना ताकि आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो आज हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं कि जैसे हमारे पास क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस 6x माइनस के प्लस 1, और इसमें कहा गया कि एक कॉमन रूट है। तो हम लोग को बताना है कि कॉमन रूट क्या होगा और साथ ही साथ हमें जो है k की वैल्यू भी बतानी है। तो बच्चों यहां भी जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो कॉमन रूट का ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने यहां पर क्या किया, सबसे पहले सिंपल सा काम ये करते हैं कि भाई हम लोग ये मान लेंगे कि अल्फा जो है वो हम लोग का कॉमन रूट है। और अगर अल्फा रूट हो गया तो हमारे पास क्या क्या आएगी चीजें, ध्यान से देखो, अल्फा स्क्वायर माइनस के अल्फा माइनस 7 इक्वल टू 0 आएगा। और साथ ही साथ हमारे पास एक और कंडीशन आएगी, अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस के प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहां से हमें अगर के की वैल्यू निकालनी है या अल्फा की वैल्यू निकालनी तो हम लोग बस करना क्या है, दोनों को सिंपली सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। और जैसे हम यहां सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ध्यान से देखो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ के माइनस 6 इंटू अल्फा, ठीक है, प्लस के माइनस 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखो यहां से हम लोग के माइनस 6 कॉमन ले लेते हैं तो के माइनस 6 और ये हम लोग का आ जाएगा माइनस अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखने वाली बात ये चीज है कि अगर हम लोग को यहां पर दो फैक्टर का प्रोडक्ट अगर 0 मिलता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, दो पॉसिबिलिटीज बनेगी, या तो के हम लोग का 6 हो जाए या तो अल्फा की वैल्यू 1 हो जाए। अगर के 6 रखते हैं हम लोग, ठीक है, के की वैल्यू अगर हम लोग 6 रखते हैं
दोनों इक्वेशन में। जैसे अगर मान लीजिए इसमें रखता हूं तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0 आएगा। और अगर इसमें भी रखता हूं, ठीक है, इस इक्वेशन में भी k की वैल्यू रखूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0 आएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होगा कि k की वैल्यू अगर हम रख देते हैं 6 तो एक्चुअल में हमारे पास दो ऐसे क्वाड्रेटिक आएंगे जो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, यानी उनके बीच दो कॉमन रूट आ जाएगी। इसलिए हम लोग k की वैल्यू 6 नहीं ले सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना है कि अगर हम कोई भी कांस्टेंट ऐसा लेते हैं जो हम लोग को दोनों क्वाड्रेटिक को बिल्कुल आइडेंटिकल बना दे, ऐसे सिचुएशन में क्या है कि हम उस k की वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि दिया हुआ है कि दोनों के बीच हैव एक कॉमन रूट है भाई, यानी कि एक कॉमन रूट की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए k की वैल्यू 6 नहीं लेंगे। अब अल्फा की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब सिंपल है कि जो कॉमन रूट है वो क्या हो गया, 1। तो अब हम यहां पर ये अल्फा की वैल्यू अगर हम लोग पुट कर दें, ठीक है, तो ये हम लोग का क्या बन जाएगा भाई, यहां हम लोग का बन जाएगा कॉमन रूट, ठीक है, कॉमन रूट। तो अब हम लोग अगर ये अल्फा की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहां से हमें क्या मिल जाएगी, k की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या करते हैं, बस पुट कर देते हैं, पुट अल्फा इक्वल टू 1 किसी भी इक्वेशन में, तो यानी कि अल्फा तो दोनों का रूट है तो किसी भी पुट कर सकते हो आप। तो हम लोग यहां पर पुट कर देते हैं, तो 1 का स्क्वायर माइनस k इंटू 1 माइनस 7 इक्वल टू 0, यानी k की वैल्यू जो आएगी यहां पर आ जाएगी हम लोग को -6 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो किस तरीके से हम लोगों ने k की वैल्यू निकाली, तो कहीं भी हमें कंडीशन यूज नहीं करना पड़ा। तो ये भी ध्यान रखना है कि कभी कभी प्रॉब्लम में क्या होता है कि ऐसा नहीं कि आपको फॉर्मूला से ही आराम से सॉल्व होगा, कभी कभी चीजें तो ऐसे ही सिंपल आपको सॉल्व होकर आंसर आ जाती है, आपको वहां पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि भाई कॉमन रूट आ गया, और हम लोग को यहाँ पर डिफरेंट रूट्स भी निकालने हैं बच्चों। डिफरेंट रूट तो बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि जब k की वैल्यू आ जाएगी तो आई थिंक प्रॉब्लम तो ऑलमोस्ट सेम हम लोग का सॉल्व हो चुका है, क्योंकि हमारे पास चाहिए क्या, अदर रूट्स। तो हमारे पास तो एक रूट आ ही चुका है, बस सिंपल सा कंडीशन अप्लाई करो और आंसर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि k की वैल्यू रख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो सिंपल सा दिख रहा है कि यहां पर अगर इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज करने के बाद हमें x की दो वैल्यू आएगी, एक x की वैल्यू आएगी 1 और एक आ जाएगा -7। तो अदर रूट क्या हो गया हम लोग का, -7 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहां पर दोनों रूट्स भी फाइंड आउट कर लिए और k की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यह भी नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग को यह डिस्कस करना है कि अगर हम लोग के पास यहां पर दो क्वाड्रेटिक हैं, जिसमें से एक क्वाड्रेटिक ये जो है ना इसके इक्वल रूट्स है, ठीक है, दिया हुआ ये चीज, और दूसरा ये दिया हुआ है कि ये दोनों क्वाड्रेटिक के बीच एक कॉमन रूट है। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि ये कंडीशन होनी चाहिए भाई, ठीक है। तो अब कैसे हम इस चीज को अटेम्प्ट करेंगे पहले ही सोचते। तो सबसे पहले एक चीज मैं बता दूं, कोई भी क्वाड्रेटिक की अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक लिख रहा हूं, जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर ध्यान से देखना, ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0। अगर मैंने कहा कि इस क्वाड्रेटिक का रूट इक्वल है, ठीक है, क्योंकि रियल है तभी इक्वल होगा। अगर इस क्वाड्रेटिक का रूट इक्वल है तो सिंपल सी बात समझ लेना कि वो इक्वल रूट जो होता है अल्फा माइनस बी बाई 2a होता है। ये बहुत ही छोटी सी चीज है जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया होगा। मैं इसको फिर से बता दे रहा हूं कि कोई भी इक्वल रूट की अगर हम बात करेंगे, क्वाड्रेटिक में इक्वल रूट निकालते हैं तो इक्वल रूट जो की वैल्यू आती है ना वो -b/2a आती है। इसका मतलब ये चीज है कि यहां पर हम लोग का जो इक्वल रूट हो सकता है, अगर हम इसके लिए निकालें एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, अगर इसके लिए इक्वल रूट निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत ही सिंपल सा है बच्चों, अल्फा इक्वल टू -a/2, ठीक है, सिंपल समझो। अब दिया गया है कि भाई यही रूट जो है वो सेकंड क्वाड्रेटिक के साथ कॉमन है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेटिक के साथ कॉमन है। लेकिन अभी एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारे पास एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि भाई इसका इक्वल रूट अगर होगा तो डी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी तो इक्वल रूट होते हैं भाई किसी क्वाड्रेटिक में। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक के लिए अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस 4b इक्वल टू 0। जो भी चीजें हमारे पास आ रही है उसको मैंने एक बार लिख लिया है, क्योंकि इसका यूज हम लोग करेंगे चीजों को प्रूफ करने में, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहां पर ध्यान से देखो
दो चीजें फाइंड आउट किया, एक तो हमने फाइंड आउट कर लिया यहां पर कॉमन रूट क्या है, दूसरा हमने फाइंड आउट कर लिया कि ए और बी के बीच का रिलेशन क्या है। इन दोनों का यूज हमें वहां पर करने वाला है, ठीक है। तो नाउ अब हम लोग यहां पर कॉमन रूट चूंकि हम लोग का क्या है -a/2, तो वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो -a/2 यहां पुट कर दो सिंपल x की जगह, और देखो यहां पर कंडीशन क्या आ रही है। तो जैसे ही हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये a²/4 माइनस ac/2 प्लस d इक्वल टू 0। और ध्यान से देखो कि हम लोग यहां पर a²/4 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो यहां पर ये a² - 4 भी 0 है ना, तो हम लोग अगर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो a²/4 जो है ना वो b के बराबर मिल जाता है ना। तो हम लोग डायरेक्ट इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं, ठीक है। और माइनस ac/2 प्लस d इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो अगर इसको मैंने पूरा सिंप्लीफाई किया तो 2 टाइम्स ऑफ b प्लस d माइनस ac इक्वल टू 0, यानी कि हम लोग को जो कंडीशन प्रूफ करनी है वो कंडीशन बहुत ही आसानी से मिल गई, और वो है दिस वन। तो देखा बच्चों हम लोगों ने यहां भी चीजें यूज किया कि अगर किसी क्वाड्रेटिक में अगर इक्वल रूट्स होते हैं तो पहली बात तो ये समझ जाओ कि वो इक्वल रूट्स -b/2a के बराबर होता है, पहली बात। दूसरी बात कि उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, और डिस्क्रिमिनेंट 0 से भी हमने कंडीशन फाइंड आउट किया। और चूंकि हम देख रहे हैं कि दोनों क्वाड्रेटिक में अगर एक रूट है एक कॉमन, तो जो इक्वल रूट है वही कॉमन बन पाएगा, इसलिए मैंने अल्फा की वैल्यू को यहां सेटिस्फाई कराया, कंडीशन फाइंड आउट किया और इस चीज को यहां यूज किया, तो हमें ये प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को यहां पर सॉल्व किया, ठीक है। तो हर एक प्रॉब्लम को तुम लोग बहुत अच्छे से देखना, अच्छे से समझना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों हम लोग आ रहे हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल एडवांस लेवल का ही क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम लोग एडवांस में ही मिल सकते हैं। तो यहां पर हम लोग बच्चों देख रहे हैं कि हमारे पास दो क्वाड्रेटिक है, और अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व करो तो ये क्वाड्रेटिक जो है, और एक चीज और मैं बता दूं, यहां पर जितने भी मैं यहां क्वेश्चन ले रहा हूं तो ये एक्चुअल में बच्चों ओलंपियाड से लिया गया क्वेश्चन होता है, और इसलिए मैं यहां पर 2003 लिख दे रहा हूं, तो ये किसी ना किसी ओलंपियाड से आया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जो भी अच्छे क्वेश्चन ले रहे हैं कि जो हम लोग ओलंपियाड से मिल सकते हैं या किसी अदर एग्जाम से, जो हम लोग के काम के एडवांस लेवल क्वेश्चन है, उसको मैं यहां भी डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान रखना ये ओलंपियाड में आ चुका क्वेश्चन है। अब हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि ए और बी दो डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, और हमारे पास दो क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना, ये दो क्वाड्रेटिक है और उनके बीच एक कॉमन रूट है भाई, उनके बीच क्या है, एक कॉमन रूट है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्चुअली में ये क्वेश्चन जो है ना बच्चों, ये कुछ अलग थिंकिंग का क्वेश्चन है, ये नॉर्मल थिंकिंग क्वेश्चन हो ही नहीं सकती, क्योंकि अभी तक जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उसका यूज यहां पर नहीं है। इसको मैं एक नए चीज से आपको समझा रहा हूं, नए तरीके से सिखा रहा हूं, उसको देखना, ठीक है। पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाह रहा हूं, पहले इसको समझो। जैसे मैंने कहा कि ध्यान से देखो, ax² प्लस ax प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा मैं क्वाड्रेटिक लिख रहा हूं bx² bx प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ध्यान से देखना इस चीज को, मैंने कहा कि ये दोनों मैंने क्वाड्रेटिक लिखा, ठीक है, और a और b दो रियल नंबर्स है। अगर आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे इन दोनों क्वाड्रेटिक को, तो आपको ऐसा लगेगा कि हमने फर्स्ट क्वाड्रेटिक में हर एक जगह a की जगह b रख दिया है, रखा है ना। एक्चुअल में अगर आप इसको दूसरी तरीके से समझना चाहो तो मैं आपको एक और तरीका समझा रहा हूं, उसको समझना कि ये जो दो क्वाड्रेटिक है, मैं चाहूं तो इसको इस तरीके से लिख सकता हूं yx² yx प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ध्यान से देखना, मैंने लिखा भाई ये हम लोग का एक इक्वेशन, और मैंने लिखा कि यहां पे y की दो वैल्यूज हैं, y इक्वल टू a और y इक्वल टू b, जो इसे सेटिस्फाई कर रही है। क्या ये गलत है? सोचो अच्छे से, बिल्कुल सही है। इसलिए क्योंकि अगर मैंने a और b को y से रिप्लेस किया और मैंने कहा कि y की दो वैल्यू इसे सेटिस्फाई कर रही है, तो ध्यान से देखो, y इक्वल टू a रखोगे तो ये इक्वेशन मिलेगा, y इक्वल टू b रखोगे तो ये मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि हम लोग का ये जो इक्वेशन है, ये एक्चुअल में दो इक्वेशन को कंबाइंडली रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, कंबाइंडली रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब यही चीज हम लोग, यही कॉन्सेप्ट
यहां यूज करने वाले हैं कि यहां पर ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जहां भी ए है, जहां भी ए दिख रहा है उसकी जगह बी रखा हुआ है, उसकी जगह बी रखा हुआ है। और एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, दिया गया है ये भी है कि भाई दोनों क्वाड्रेटिक में एक ही कॉमन रूट है, ठीक। तो अगर मैंने ये कहा कि भाई यहां पर दोनों क्वाड्रेटिक में एक कॉमन रूट है, तो जब भी हम दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, दोनों को अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमें एक ही x की ऐसी वैल्यू आएगी जो दोनों इक्वेशन का क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, ठीक है, क्लियर है बात। अब इस प्रॉब्लम में ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे इस तरह से, और इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना कैसे हम लोग इस चीज को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी दो इक्वेशंस हैं उसको हम लोग लिख रहे हैं यहां पर a माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए इक्वल टू 0। दूसरा है हम लोग के पास b माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आपको याद होगा कि पहले भी प्रॉब्लम में हम लोग जब कॉमन रूट दिया जाता था तो हम लोग क्या करते थे कि दोनों को सब्सट्रैक्ट करते थे और कॉमन रूट निकालते थे। बिल्कुल वो काम हम यहां भी करने वाले हैं, ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, दोनों को घटा दिया, ठीक है, दोनों घटाते हैं तो क्या आएगा भाई, ध्यान से देखो a माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहां पर आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स, और यहां पर कुछ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए माइनस बी, लिख सकते हैं भाई, देख लो ध्यान से। अब मुझे एक बात ये बताओ, जब मैं ये लिख रहा हूं तो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? मैं यहां पर ध्यान से देखो a माइनस बी, इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, फैक्टर a माइनस बी और a प्लस बी आएगा, ठीक है। तो a माइनस बी जो है वो पूरा कॉमन मिल रहा है, तो मैंने पूरा कॉमन ले लिया इस चीज को, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्या क्या बच रहा है, उसको अच्छे से समझते जाना, ठीक है। a माइनस बी कॉमन लिया भाई, तो यहां पर हम लोग का a प्लस बी और प्लस टू बच रहा है, ठीक है, क्लियर। अब दोनों में से कोई एक जीरो हो सकता है, या तो इसको जीरो करो या तो इसको जीरो हम नहीं कर सकते भाई। क्यों नहीं कर सकते हैं मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि दिया हुआ है a एंड b आर टू डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर्स, क्लियर है भाई। तो इसका मतलब ये चीज जीरो नहीं हो सकती है। अब इसमें एक ही चीज बच गया भाई कि इसको हम जीरो करते हैं यहां पर। अब अगर इसको हम जीरो करते हैं तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक बन रहा है, ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये क्वाड्रेटिक जो है ध्यान से देखो a प्लस बी प्लस टू इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक मिला ना। बच्चों तो हम लोगों ने यहां पर ये जो इक्वेशन फाइंड आउट किया, ठीक है, तो ये हम लोग को क्लियर पता चल गया कि ये इक्वेशन कैसे आई। अब नेक्स्ट हम लोग ये कर रहे हैं कि यहां पर हम लोग को a और b की पॉसिबल वैल्यू बतानी है, तो यहां पर हम लोग का x एक ही होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। एक और चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब भी दो इक्वेशंस में हम कॉमन रूट की बात कर रहे होते हैं तो हमें क्या ऑब्जर्व करते हैं कि भाई या तो इसमें रैशनल रूट्स होंगे, इरेशनल या इमेजिनरी, ठीक है ना, होगा। अब एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं जो आगे मैं आप लोग को फिर से डिस्कस करूंगा, लेकिन उसका छोटा सा पार्ट मैं यहां यूज कर रहा हूं कि अगर ये दो क्वाड्रेटिक हैं, अगर दोनों में कॉमन रूट की बात कर रहे हैं तो एक बात ध्यान रखना, वो कॉमन रूट अगर एक है तो उनके बीच रैशनल रूट ही कॉमन हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है बच्चों कि अगर हम पहले भी पढ़ चुके हैं नेचर ऑफ रूट्स में कि अगर किसी क्वाड्रेटिक में अगर इरेशनल रूट्स होते हैं तो क्या होते हैं, कॉन्जुगेट में होते हैं ना, ये बात हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसे अगर इसका रूट होगा तो a प्लस रूट बी होगा और दूसरा रूट क्या होगा, a माइनस रूट बी। तो मैंने ये कहा कि अगर एक इरेशनल रूट इसके साथ कॉमन हो जाए, तो मान लो अगर a प्लस रूट बी इसका कॉमन रूट हो गया तो डेफिनेटली इसका अनदर रूट क्या हो जाएगा, a माइनस रूट बी हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब दोनों रूट क्या हो गए, कॉमन हो गए। यानी कि हम लोग ये भी चीज समझ सकते हैं कि अगर दो क्वाड्रेटिक है और उनके बीच अगर एक रूट कॉमन है तो वो रूट जो होगा वो रैशनल ही होना चाहिए। बच्चों इस बात को में ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां भी हम देख रहे हैं कि जब भी हम बात कर रहे हैं कि एक रैशनल रूट है तो डेफिनेटली यहां पर अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो क्या होना चाहिए भाई बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 a प्लस बी माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कुछ यहाँ क्या करते हैं, 4 को ऐड कर रहे हैं और 4 को सब्सट्रैक्ट भी कर रहे हैं। तो यहां से क्या बन गया देखो, a प्लस बी माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 12। अब जैसे मैंने कहा कि d को परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये वैल्यू जब 4 होगा तभी तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो अगर a प्लस बी माइनस 2 4 के बराबर अगर हम ले ले, ठीक है, a प्लस बी माइनस 2 अगर हम 4 के बराबर ले ले तो a प्लस बी क्या हो जाएगा भाई, हम लोग का 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गई, कंडीशन आ गई। ठीक, अब इस कंडीशन को देखो ध्यान से, मैंने कहा कि a और b दो पॉजिटिव इंटीजर है, वो भी डिफरेंट है, तो a और b की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, a1 b5 हो सकता है। ठीक है, दूसरा हो सकता है a हम लोग 2 और b4 ले सकते हैं, a3 और b3 ले सकते हैं, है ना, ये पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। इसी को इंटरचेंज कर दिया हमने, a5 b1 a4 b2 और a3 b3। ठीक है ना, ध्यान से देखना। अब कौन कौन सी वैल्यू हम नहीं लेंगे ये भी यहां पर हम लोग क्लियर करते जा रहे हैं एक एक करके। हम लोग ये वैल्यू नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे भाई, अगर आपने a इक्वल टू 1 ले लिया तो ध्यान से देखो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, 0। तो क्या ये हम लोग का क्वाड्रेटिक रहेगा, नहीं रहेगा। इसका मतलब ना तो हम a की वैल्यू 1 ले सकते हैं और ना ही b की वैल्यू 1, क्योंकि अगर a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 1 ले ले तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा, तो वहां पर कॉमन रूट्स की कोई बात ही नहीं होगी। इसलिए यहां पर a और b कोई भी 1 नहीं ले सकते। दूसरा, हम ये वैल्यू भी नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि a3 और b3 हो गया, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव इंटीजर इक्वल हो जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं है यहां पर। इसका मतलब ये कंडीशन भी हट गया। तो बचता है क्या भाई, या तो a2 हो जाए b4 हो जाए, या a4 b2, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर हम लोग के पास फाइनली a की वैल्यू जो आ रही है वो 4 आ रही है और b की वैल्यू 2 आ रही है। आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि सर अगर हम a को 2 और b को 4 ले लेंगे तो क्या होगा, ऐसा कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो चीज हमें फाइंड आउट करना है वो सिमेट्रिक इक्वेशन टाइप का है, और सिमेट्रिक इक्वेशन में a की जगह b और b की जगह अगर a को इंटरचेंज भी कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ती है। इसलिए यहां पर हमें जो फाइंड आउट करना है वो है दिस वन, ये हम लोग का एक सिमेट्रिक इक्वेशन टाइप का है, इसलिए यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ध्यान से देखो, a की पावर b प्लस b की पावर a अपॉन a की पावर माइनस b प्लस b की पावर माइनस a। तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको इस तरीके से लिख सकते हो। ध्यान से देखो, हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं आराम से। फिर एलसीएम ले लो, तो a की पावर b प्लस b की पावर a, और ये हम लोग का a की पावर b प्लस b की पावर a अपॉन a की पावर b b की पावर a, ये सिंप्लीफाई होकर a की पावर b और b की पावर a आ जाएगी। अब इसमें a और b की वैल्यू पुट कर दो, तो ध्यान से देखो आपको आंसर आ जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू 2 का पावर 4, यानी कि ये आ जाएगा 256। तो बच्चों देखा हम लोगों ने किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट था यहाँ पर। तो ये कॉन्सेप्ट को मत भूलो, क्योंकि ये चीजें कभी कभी अच्छे क्वेश्चनों में यूज हो जाती है कि अगर हम दो क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर रहे हैं, उनके बीच कॉमन रूट्स की बात कर रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखना वो कॉमन रूट इमेजिनरी कभी नहीं हो सकता है, खासकर जब सिंगल कॉमन रूट की बात कर रहे हैं, क्योंकि सिंगल रूट कभी भी हम लोग का इमेजिनरी नहीं हो सकता, इरेशनल नहीं हो सकता, क्योंकि इरेशनल भी हम लोग को कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं, और साथ ही साथ हम लोग का यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है वो भी कॉन्जुगेट पेयर में होता है, इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जो भी कॉमन रूट आना चाहिए वो हम लोग का रैशनल ही आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर उसी कंडीशन को साथ में लेकर सॉल्व किए हैं, और यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर d को ग्रेटर देन d को हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए a प्लस बी हम लोग को जो है वो 6 होनी चाहिए, जो हमने यहाँ देखा। और उसके बाद हमने पॉसिबल कंडीशन बनाया कि a और b पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या ले सकते हैं, जिसके लिए a प्लस बी 6 होगा। तो यहाँ पर कुछ चीजें हट गई, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे थे कि a को 1 या b को 1 लेने से क्वाड्रेटिक हम लोग का नहीं बन रहा था, इसलिए उस चीज को हटाया। a को और b को इक्वल भी नहीं ले सकते, इसलिए ये कंडीशन भी हट गई। तो बस एक ही कंडीशन बच रहा था, या तो a2 b4 हो जाए या तो a4 b2 हो जाए, और दोनों में से कोई भी वैल्यू अगर आप लोगे तो इसकी वैल्यू आपको सेम आएगी, इसलिए इसका आंसर 256 होगा। तो इसी तरह से बच्चों हम लोग नेक्स्ट
क्वेश्चन भी अब हम सॉल्व करना आप लोग, और ऐसे प्रॉब्लम को जैसे हम लोगों ने जो भी डीपीपी प्रोवाइड करेंगे उसमें भी मिलेंगी, तो अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना है आपको और हर एक प्रॉब्लम को अप्रोच करना है, ठीक है। नाउ अब हम लोग कॉमन रूट को कंप्लीट करते हैं और साथ ही हम लोग अब एक नए टॉपिक में आ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक्चुअली बच्चों ये जो टॉपिक है ना, इसको डिस्कस करने का पर्पस ये है कि बहुत सारे ऐसे इक्वेशंस होते हैं बच्चों जो हम लोग सॉल्व तो करते हैं, लेकिन सॉल्व करते वक्त अक्सर हम उसमें क्वाड्रेटिक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, और हम जब भी किसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व करते हैं तो अक्सर कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हम कर जाते हैं, जो हम लोग को आइडिया नहीं होता लेकिन हम कर जाते हैं। तो इसलिए हम लोग ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको ये चीज ध्यान में रहे कि भले ही हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक यूज कर रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल इक्वेशन क्या उस सॉल्यूशन को एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही है, बहुत मैटर कर जाता है। अगर वो सॉल्यूशन को एक्सेप्ट कर रही है तभी हम उसको सॉल्यूशन मानेंगे, अदरवाइज नहीं। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल आपके सामने यहां दे रहा हूं, उसको देखो, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। जैसे हम एक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। आपसे बोला गया कि भाई साइन थीटा की वैल्यू निकालो या थीटा की वैल्यू निकालो जो इसको सेटिस्फाई करे। आप क्या करोगे, इसको क्वालिटी की तरह समझोगे, है कि नहीं। जब इसको क्वालिटी की तरह समझोगे तो इसको मान लोगे आप t, ठीक है। साइन थीटा को क्या मान लिया हमने, t, तो साइन थीटा को हमने मान लिया t, तो ये बन गया t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से t की जो वैल्यू आएगी 1 और 2 आएगी, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या निकालनी है आपने, 1 और 2, ठीक है। अब मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना। हमने यहां पर साइन थीटा की जो वैल्यू निकाली है 1 और 2 निकाली है। अब जब मैं इसको वेरीफाई करने की बात कर रहा हूं तो मुझे ये समझ में आया कि चलो ठीक है यार, साइन थीटा इक्वल टू 1 तो हमें दिखा है, थीटा जब π/2 हो जाएगा, ठीक। लेकिन मैंने फिर सोचा कि ये बताओ साइन थीटा 2 कब से होने लगा भाई, साइन थीटा 2 कब से होने लगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो साइन थीटा की 1 तक जाती है, तो फिर 2 कब हो सकता है। तो फिर मैंने सोचा कि यस का मतलब कहीं ना कहीं हमने ये गलती कर दी इक्वेशन को सॉल्व करने। बच्चों आपने इस इक्वेशन को बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व किया, लेकिन एक चीज आप भूल गए कि ये एक्चुअल में क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में दिया गया ट्रिग्मेटिकल इक्वेशंस है। इसलिए बहुत सारे बच्चे इस चीज को मिस्टेक कर जाते हैं कि सर हमने यहां पर गलती क्या की। गलती आपने कुछ नहीं की। होता क्या है कि जब हम अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक की, और जब हम ट्रिग्मेटिकल या एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक की, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि हम क्वाड्रेटिक की हेल्प से हम अपने इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट वहां अप्लाई मत कर देना। मतलब क्वाड्रेटिक में मैंने पढ़ा कि भाई वहां पर या तो 2 रियल रूट्स होंगे, या तो वो डिस्टिंक्ट या तो इक्वल हो जाते हैं, या तो 2 इमेजिनरी, ये तो हमने पढ़ा। लेकिन वहां पर हमने ये नहीं पढ़ा था कि एक ही रियल रूट होगा, ये क्वाड्रेटिक में हमने कभी नहीं पढ़ा। तो फिर आपको यहां पर एक रियल रूट क्यों मिला, तो यही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आप किसी भी अदर इक्वेशन को जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, लॉगरिथमिक फॉर्म में है, ट्रिग्मेटिकल फॉर्म में, किसी भी अदर फॉर्म में अलजेब्रिक को छोड़कर, और उसको अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो क्वाड्रेटिक की हेल्प से, तो ध्यान रखना कि वहां पर नंबर ऑफ रियल रूट कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ये मत सोच लेना कि क्वाड्रेटिक में 2 रियल रूट मिलते थे तो यहां भी 2 रियल रूट मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यही पर्पस से हम लोगों ने यहां पर इस टॉपिक को डिस्कस किया, जो आपको कुछ क्वेश्चन के साथ मैं समझाऊंगा कि देखो कैसे चीजें जो है हम लोग को चेंज होती हुई मिलती है, भले इसको हम क्वाड्रेटिक की तरह से सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहां पर आपको ये चीज तो रिमेंबर करा ही दिया कि देखो जब भी सॉल्व करना तो क्वाड्रेटिक से भले ही सॉल्व करना, लेकिन माइंड में हमेशा ये ध्यान रखना कि यहां पर जितने भी सॉल्यूशन आएंगे उसमें से हो सकता है कि 1 या 0 या 2 सॉल्यूशंस मिले। इसलिए आप उसको घबराने की जरूरत नहीं है कि आप मत सोचना कि आपने गलत किया है। जो भी आपको एक्सेप्टेबल लगे उसी को लेना है, और जो नहीं लगे उसको हटा देना है, और सिंपल साइन थीटा इक्वल टू 1 इसका आंसर लिख देना है, और आपको ज्यादा नहीं सोचना है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन मैं अभी आगे डिस्कस करने वाला हूं ताकि आप लोग को और क्लियरिटी आ जाए। तो अब हम लोग यहां पर इसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे
जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब जो इक्वेशन को हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाते लेकिन क्वाड्रेटिक की हेल्प से उसको सॉल्व कर पाते हैं, ऐसे इक्वेशन को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है बच्चों, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। आई थिंक बहुत से बच्चों ने तो क्लास 10 में ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया होगा, तो उनके लिए डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जो बच्चों ने नहीं देखा है उनको मैं यहां पर बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए हमें एक इक्वेशन दिया गया है यहां पर 7 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 7 की पावर 1 माइनस एक्स माइनस 50 इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो सबसे पहला काम क्या होता है कि जब भी ये क्वाड्रेटिक नहीं है तो सबसे पहला आपको काम ये होता है ये समझना कि ये इक्वेशन किसका है, log x का है, sin थीटा का है, 2 की पावर x का है, 7 की पावर x का है, ये इक्वेशन है किसका, क्योंकि हम उसी को सब्स्टिट्यूट करके क्वाड्रेटिक बनाएंगे और तब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि यहां पर जब मैंने लिखा 7 की पावर 1 प्लस एक्स और 7 की पावर 1 माइनस एक्स, तो थोड़ा सा जब इसको मैं सिंपल फॉर्म में लिखूंगा तो ये लिखूंगा 7 इंटू 7 की पावर एक्स, 7 इंटू 7 की पावर माइनस एक्स माइनस 50 इक्वल टू 0 लिख दूंगा। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद मैं यहां पर ये सोच रहा हूं कि यार यहां पर तो देखो 7 की पावर एक्स यहां भी दिख गया, 7 की पावर माइनस एक्स यानी कि 1/7 की पावर एक्स यहां भी दिख जाएगा, तो हमें तो कुछ ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ना हो ये एक्चुअल में 7 की पावर एक्स का इक्वेशन है। ठीक है, जैसे देखो मैं इसको इस तरह से लिख ही सकता हूं, लिख सकता हूं, ध्यान से देखो। तो क्या लगा कि भाई यहां पर हमें ये जो इक्वेशन मिला ना, ये इक्वेशन एक्चुअल में 7 की पावर एक्स का है। तो करना क्या है, सबसे पहले आप मानोगे लेट t इक्वल टू 7 की पावर x मान लोगे, तो ये क्या हो गया 7t सॉरी प्लस 7/t माइनस 50 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोगों ने यहां पर क्या किया भाई, t का क्वाड्रेटिक बनाना है तो सिंपल एलसीएम लेके सॉल्व करोगे। ठीक है, तो माइनस 50t प्लस 7 इक्वल टू 0। ऐसे क्वालिटी को देखते ही आपके माइंड में तुरंत सोल्यूशन आ जाता है कि सर इसके तो भाई 2 रूट्स होंगे, और 2 रूट्स जो हम लोग को मिलने वाले हैं वो कौन कौन से रूट्स हो सकते हैं भाई, तो यहां पर जो रूट होगा एक 7 हो जाएगा और एक 1/7 हो जाएगा। मैं यहां पर सॉल्व भी कर दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। तो 7t स्क्वायर है माइनस 49t लिख लेंगे इसको, और माइनस t प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो यहां से 7t बाहर आ गया तो t माइनस 7 बच गया, माइनस कॉमन लोगे तो t माइनस 7 यहां बच गया। तो t की ध्यान से देखो यहां से जो 2 वैल्यू मैंने बताई है बिल्कुल वही वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो यहां पर t की वैल्यू आ गई 7 और 1/7। बट हम लोग का ऑब्जेक्टिव t निकालना नहीं है बच्चों, हम लोग का ऑब्जेक्टिव x निकालना। तो t हमने क्या माना था, 7 की पावर x माना था। तो 7 की पावर x जो है 7 के बराबर है और 1/7। तो 7 की पावर x अगर 7 के बराबर हो जाए, 7 की पावर x अगर 7 के बराबर हो जाए तो x की वैल्यू क्या होगी 1। अगर 7 की पावर x 1/7 के बराबर हो जाए तो x की वैल्यू हो जाएगी -1। सिंपल। तो यहां से x की 2 वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आ गई +-1। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे प्रॉब्लम को बच्चों सॉल्व किया जाता है क्वाड्रेटिक बनाकर, और फिर हम लोग फाइनली 7 की पावर x को जो भी t की वैल्यू उसके बराबर किया x की वैल्यू। इसी तरह से हम लोग को आगे भी और प्रॉब्लम मिलते जाते हैं जिनको हम लोग क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम भी कुछ इसी टाइप का है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम है बच्चों हम लोग के सामने, तो अलग अलग तरीका भी होना चाहिए। तो इसलिए यहां पर अब दूसरा क्वेश्चन जो है हम लोग का दिस वन दिख रहा है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही कॉमन है, जो अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपको ऐसा लगेगा कि सर ये जो इक्वेशन है उसमें हमने क्या देखा, x अपॉन x माइनस 3 देखा रूट, और यहां पर x माइनस 3 अपॉन x देखा। तो इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ ऐसा तो लग रहा है कि भाई जो भी ये इसका रिवर्स ही है ना। तो हम लोग इसी चीज का यूज करेंगे और इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो अब हम लोग क्या मानते हैं कि सबसे पहले अगर हम किसी एक को t मान ले तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं, लेट t इक्वल टू अंडर रूट x अपॉन x माइनस 3। ठीक है, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा भाई 1/t हो जाएगा। तो ध्यान से देखो इक्वेशन क्या बन रहा है, t प्लस 1/t इक्वल टू 5/2। ठीक है,
अब इसको क्वाड्रेटिक बनाते हैं, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी इक्वल टू 5/2, 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो, यहां पर जो वैल्यू हम लोग को मिलने वाली है, ठीक है, यहां से t की वैल्यू आएगी, एक तो 2 आएगा और दूसरा 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। यहां पर दो वैल्यू आ जाएगी। अब चूंकि हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, x निकालना, तो हमने t को जो भी माना हुआ है, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी चीजें माने हैं उसको पुटअप करेंगे। तो हमने क्या माना है कि भाई t जो है हम लोग का दिस वन है, इसका मतलब √x/x-3 जो है वो या तो 2 होगा या तो 1/2। अब दोनों केस हम लोग के सॉल्व करेंगे कि पहला केस हुआ कि इफ √x/x-3 हम लोग का 2 हो जाए, तो यहां से x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो गया 4, और यहां से हम लोग x की अगर वैल्यू निकालते हैं तो हम लोग को x की जो वैल्यू आएगी वो 4 आ जाएगी, ठीक है, यहां से x की वैल्यू 4 आ जाएगी। दूसरा केस हम मानेंगे कि अगर हम लोग का √x/x-3 1/2 है तो स्क्वायरिंग करेंगे तो x/x-3 इक्वल टू 1/4, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी 4x इक्वल टू x-3, तो यहां से x की जो वैल्यू आ रही है, ध्यान से देखना, यहां से x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -1, ठीक है। अब सोचने वाली बात ये है कि हम लोग को ये चीज मिला और ये चीज मिला, तो क्या ये दोनों इसका सोल्यूशन बन सकता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया कि एक्चुअल में ये क्वाड्रेटिक नहीं है, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि जो भी सोल्यूशन मिल रहा है उसको एक बार क्रॉस चेक जरूर करना कि वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती है, क्योंकि हम लोग का पर्पस ओरिजिनल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना होता है, ना कि ट्रांसफॉर्म्ड या जो रिड्यूसिबल इक्वेशन है उसकी। तो हमने x इक्वल टू 4 अगर हम पुट करेंगे यहां पर, ठीक है, तो ये दोनों सेटिस्फाई कर जाएगा। लेकिन x इक्वल टू -1 जो है वो हम लोग को यहां पर सेटिस्फाई नहीं करता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू -1 अगर आपने यहां पुट कर दिया तो यही हम लोग का डिफाइंड नहीं होगा, है कि नहीं, हम लोग का ये डिफाइंड नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम देखें तो x इक्वल टू -1 किसी भी तरीके से सोल्यूशन नहीं बनने वाला है बच्चों। हम लोग को सिर्फ एक ही सोल्यूशन यहां से मिलेगी, x इक्वल टू 4। तो ये बात मैंने पहले भी कहा और इसको मैंने इस इक्वेशन के थ्रू आपको प्रॉब्लम के थ्रू समझा भी दिया कि इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा जो भी क्वाड्रेटिक आप सॉल्व करो उसके लिए हमें 2 रूट्स मिले, कभी कभी एक रूट भी मिलता है, कभी कभी 0 रूट्स भी मिलते हैं, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आ रहा है बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, ये भी बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम है और इसकी वैरायटीज आपको बहुत जगह दिखने वाली है, क्योंकि ये खास टाइप के फॉर्मेट पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले तो माइंड में हम लोग का ये आ रहा है कि भाई ये बाई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है सर, तो बाई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना है कि बाई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को आप अगर सोचो कि फैक्टराइज करके सॉल्व करें तो इतना आसान तो नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्यूबिक या क्यूबिक से हायर डिग्री के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम आसानी से सॉल्व नहीं कर पाते। इसका मतलब ये तो क्लियरिटी आएगी भाई फैक्टराइजेशन इज ए नॉट सॉल्यूशन, ये कोई प्रॉपर सॉल्यूशन होने वाला नहीं है हम लोग के लिए। तो दूसरा अप्रोच क्या होगा, तो मैं आपको एक बता दूं कि जब भी आपको किसी बाई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा तो 99% क्वेश्चन मान के चलना एक फॉर्मेट पे बेस्ड होता है, और ये फॉर्मेट क्या है वो मैं लिखने वाला हूं। हमें जो भी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी ना सॉल्व करने, वो इक्वेशन कुछ इस टाइप से दिखेगा, ax की पावर 4 bx क्यूब cx स्क्वायर bx प्लस a इक्वल टू 0। यही वो फॉर्मेट है जिसपे हम लोग का मैक्सिमम बाई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व होता है, और दिया भी जाता है कि अगर बाई क्वाड्रेटिक कभी दिया गया तो इसी फॉर्मेट में दिया जाएगा, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं होगा, ये ध्यान रखना। मतलब जनरल मेथड से नहीं हो सकता है, हिट एंड ट्रायल कर सकते हो। तो अब जब ये क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखा तो आपके माइंड में क्या चीज आई, तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर आप ऑब्जर्व करो तो फर्स्ट और लास्ट कोफिशिएंट बराबर है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 और कोफिशिएंट बराबर है। फिर अगर आप ऑब्जर्व करो तो सेकंड और सेकंड लास्ट का कोफिशिएंट बराबर है, ठीक है।
तो ये एक्चुअल में वो फॉर्मेट है बाई क्वाड्रेटिक का जो हम लोग को सॉल्व करने मिलता है अक्सर। ध्यान रखना, फर्स्ट और लास्ट का कोफिशिएंट, सेकंड और सेकंड लास्ट का कोफिशिएंट अगर बराबर है तो ये जो फॉर्मेट है वो इसी पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व। अब सॉल्व कैसे होगा ये बता रहा हूं। करना क्या होता है कि जब भी हम ऐसे सॉल्व करते हैं तो यहां भी देख रहे हैं कि 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, यहां पे कुछ नहीं है, इसका मतलब कोफिशिएंट 1 है, और यहां भी कुछ नहीं तो इसका कोफिशिएंट 1 है, तो देखो बराबर है ना, ये चीज मैच करके सॉल्व कैसे करना है ध्यान से देखो। सबसे पहला काम डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, हम इसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दे या कॉमन ले ले, कुछ भी आप कर सकते हो, कॉमन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। तो हमने यहां पर एक्स स्क्वायर कॉमन ही ले लिया मान लो, या डिवाइड कर दिया, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं भाई। तो ये 2x स्क्वायर एक्स माइनस 11 प्लस 1/x प्लस 2/x स्क्वायर बन गया, ठीक है। इसका रोल कुछ भी नहीं है बच्चों, क्योंकि भाई किसी भी इक्वेशन में मल्टीप्लाई हो रहा है तो मतलब तो है नहीं, इसको हटा दो, ये बच गया हमारे पास इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में मैं ले जा रहा हूं, ध्यान से इसको ऑब्जर्व करना। एक्चुअल में इक्वेशन सॉल्व होगा नहीं, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा टर्म को रीअरेंज करूं तो ये एक खास टाइप की इक्वेशन बनने वाला है। वो क्या है ध्यान से देखिएगा, मैं इसे और इसे, इस टर्म को और इस टर्म को साथ में ले रहा हूं और इन दोनों को साथ में ले रहा हूं, ठीक है। तो इन दोनों को जब साथ में लूंगा तो इन दोनों से 2 कॉमन आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और इन दोनों को साथ में लूंगा तो x प्लस 1/x आ जाएगा, माइनस 11 इक्वल टू 0। अब जैसे ही मैंने ये लिखा तो आपके माइंड में तुरंत थोड़ा बहुत स्ट्राइक कर सकता है कि सर यहां पर x प्लस 1/x जो हमने लिखा और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर लिखा, क्या ये पॉसिबल है कि हम इसे x प्लस 1/x का फॉर्मेट में लिख सके? तो थोड़ा सा अगर आप अलजेब्रिक आइडेंटिटी याद करो कि हम लोगों ने अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ा हुआ है, और उसमें एक चीज हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हम लोग x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करते हैं तो ये आता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 आता है ना। इसका मतलब ये जो है डेफिनेटली x प्लस 1/x के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो एक्चुअल में ये सारा प्रोसेस करने का जो रीजन था बच्चों, वो एक ही रीजन है कि हम उसे किसी पर्टिकुलर टर्म के फॉर्मेट में ले जाए, उसके पर्टिकुलर टर्म के फॉर्मेट की इक्वेशन के फॉर्म में ले जाए जिसको आसानी से सॉल्व किया जा सके। तो हम लोग का पर्पस था कि हम इसे x प्लस 1/x के फॉर्मेट का इक्वेशन बनाने वाले हैं, इसलिए मैंने इस चेंज को किया यहां पर, और ये देखा कि अब हमारे पास जो आ रहा है, ठीक है, हम इसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को एनी टाइम x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस x प्लस 1/x माइनस 11 लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब थोड़ा सा इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये चीजें कुछ इस तरह से आ गई सामने कि भाई हम लोग को ऐसा लग रहा है कि अब तो ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। -15 इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पर आपने जब बना दिया तो आपके माइंड में अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल चुका है कि भाई ये कुछ नहीं, इसको अगर t मान लिया जाए तो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल सही, हम इसको मानते हैं t, ठीक है। x प्लस 1/x को क्या मान रहे हैं t, तो ये क्या बन गया 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 15 इक्वल टू 0। और जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो ध्यान से देखो t की वैल्यू क्या आ रही है, 2t बाहर ले लिया तो t प्लस 3 और -5 बाहर ले लिया तो t प्लस 3 इक्वल टू 0। तो t प्लस 3 और 2t माइनस 5 इक्वल टू 0, तो t की जो वैल्यू आई वो आ जाएगी -3 और 5/2, ठीक है। लेकिन अभी भी हम लोग को प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ बच्चों, क्योंकि अभी भी एक काम बचा है, हमें x निकालना, हमें तो सिर्फ t निकाला है, हमें तो x निकालना है। इसलिए एक एक केस हम लोग यहां पर लेके सॉल्व करेंगे कि भाई अगर x प्लस 1/x -3 हुआ तो क्या आंसर होगा। तो यहां पर केस ले रहे हैं कि इफ x प्लस 1/x -3 हुआ, तो यहां पर सॉल्व करते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की जो वैल्यू आएगी -3 अंडर रूट बाई 2, यहां से 2x की वैल्यू आ गई। दूसरा केस हम लेंगे कि अगर हम लोग का x प्लस 1/x 5/2 हो जाए, तो यहां से ध्यान से देखो, इसको पूरा अगर सिंप्लीफाई करोगे क्वाड्रेटिक में ना,
तो क्वाड्रेटिक जो है वो कुछ इस टाइप से बनेगा, 2x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको मैंने पहले भी सॉल्व किया, अभी थोड़ी देर पहले इक्वेशन सॉल्व किया था, तो याद ही होगा इसका रूट जो है 2 और 1/2। तो देखो इस तरीके से 4 रूट्स हम लोग को मिल जाते हैं। लेकिन मैं आपको जिस तरह समझाया कि देखो बच्चों ये क्वेश्चन एक पर्टिकुलर फॉर्मेट पे बेस्ड होता है, अगर ये इस फॉर्मेट में है तभी जाके सॉल्व भी होगा, और अगर ये फॉर्मेट में नहीं बैठा तो इसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं है, तो फिर आपको हिट एंड ट्रायल यूज करना पड़ता है। लेकिन 99% क्वेश्चन अगर कंपटीशन में दिए जा रहे हैं, चाहे मेंस की बात करें एडवांस में, अगर ये इक्वेशन कहीं भी इन्वॉल्व है तो समझ जाना, एक बार इस तरीके से उसको जरूर सोचना, ताकि हम यहां पर उस चीज को आराम से फाइंड आउट कर सके इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एप्लीकेशंस पे हमने यहां पर प्रॉब्लम को डिस्कस किया, और इसी तरीके से आगे क्लास में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी कुछ क्वेश्चन मैं और भी डिस्कस करूंगा इस पे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस होकर सॉल्व होते हैं, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन है और आपको ऐसा भी लगेगा कि कुछ नया कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं हर बार, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो आपको जो भी डीपीपी प्रोवाइड की जाती है, जो भी लेक्चर है, उसको बहुत अच्छे से देखिए, समझिए, उसको लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे ये उतना ज्यादा हम लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। गुड नाइट एंड हैव ए नाइस डे।